नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सरस्वती कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो हम जो सीरीज चला रहे हैं उसके अंदर आज हम देखने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। स्वागत है आप सभी का सरस्वती कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इतिहास के स्रोत के बारे में जानेंगे कि जो हम इतिहास पढ़ते हैं, मान लो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप हिस्ट्री पढ़ते हो, मान लो जो भी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री जो है भारतीय जो इतिहास है, भारत के इतिहास का हमने पिछली वीडियो में ये देखा था कि भारतीय इतिहास जो है वो बहुत बड़ा विस्तृत है। अब इतना विस्तृत और इतना ज़्यादा सुविकसित इतिहास है तो उसके बारे में जानना भी जरूरी है कि इतना बड़ा इतिहास के बारे में हम कैसे जानें। जो भारत का इतिहास है, जब भी हम बात करते हैं भारत के इतिहास के बारे में, तो भारत का इतिहास उस दिन हमने देखा था 3 पार्ट में हम बांटते हैं। एक तो होता है प्राचीन, कौन सा होता है? प्राचीन भारत होता है। और एक होता है मध्यकालीन, यानी मध्य भारत, मध्यकालीन भारत। और एक होता है आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। ये 3 भारत होते हैं। 3 भारतीय इतिहास के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो इसमें से हम आज जो देखने वाले हैं वो हम प्राचीन भारत के इतिहास में देखने वाले हैं कि प्राचीन भारत जो है, जो भी हमारा प्राचीन भारत है, ये जो हमारा प्राचीन भारत है, इसके ऐतिहासिक स्रोत क्या हैं। यानी प्राचीन भारत को अगर इतिहास को अगर हम पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास को हम किस प्रकार से जानें, समझें, व्यक्त करें और पता लगा कि प्राचीन भारत में क्या क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों को हम कहाँ से पढ़ सकते हैं, कहाँ से अध्ययन कर सकते हैं, तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से इस बार देखने वाले हैं। अगर आप भारतीय इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो इससे पहले वाली वीडियो को देखें, उसमें हमने भारतीय इतिहास को अच्छे से डिफाइन कर रखा है कि भारतीय इतिहास कितने भागों में बांटा जाता है। आज हम देखने वाले हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसके स्रोत क्या होते हैं, यानी प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के क्या स्रोत होते हैं। किसी भी इतिहास को अगर हम जानना चाहते हैं या किसी भी हम पुराने तत्वों को जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के स्रोत मौजूद होते हैं। बशर्ते बात यह है कि वो किस तरीके का स्रोत है, उस स्रोत को हम किस प्रकार से अच्छे से क्या करें, अध्ययन करें। अध्ययन करने से पहले हमें उस स्रोतों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्रोत हैं जो इतिहास के बारे में इतने अच्छे से हमें क्या करते हैं, व्यक्त करके बताते हैं। तो चलिए देखते हैं प्राचीन भारत के जब हम इतिहास के स्रोत की बात करते हैं, किसकी? स्रोत की, यानी इतिहास का स्रोत। तो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला बोलते हैं हम पुरातात्विक स्रोत। कौन सा है? पुरातात्विक स्रोत, यानी पुराने तत्व, मतलब है पुरातात्विक यानी पुराने तत्वों का स्रोत। और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो ये कुछ ऐसे स्रोत होते हैं जो हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं, तत्व मिलते हैं। और साहित्यिक स्रोत ऐसे होते हैं जो लिखे हुए होते हैं, उसे हम साहित्यिक स्रोत कह सकते हैं। इसके विषय में हम अच्छे से देखेंगे कि पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं और साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं। तो हमने क्या देखा इस वीडियो में अभी तक कि स्रोत जो है, प्राचीन भारत का ऐतिहासिक स्रोत जो है, यानी प्राचीन भारत का जो ऐतिहासिक स्रोत है उसे हम 2 पार्ट में बांटते हैं, पुरातात्विक स्रोत और दूसरा कौन सा है? दूसरा हम बांटते हैं उसे साहित्यिक स्रोत। नंबर 2 पर क्या है? साहित्यिक स्रोत। तो हम इस तरीके से प्राचीन भारत के इतिहास को 2 भागों में बांटते हैं, उनके स्रोत को। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पुरातत्व स्रोत होते क्या हैं, जो हम पुरातत्व की बात कर रहे हैं कि पुरातात्विक स्रोत वो क्या होते हैं, यानी पुरातात्विक स्रोत किस तरीके से हम देखते हैं, उनको समझते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में सबसे पहले आता है सिक्के। क्या आते हैं? सिक्के। क्या थे? पुराने जमाने में राजा महाराजा थे, वो बहुत सारे क्या करते थे, व्यापार के लिए, वस्तु विनिमय के लिए क्या करते थे, सिक्के चलवाते थे। मोहरे, सिक्के मेनली पहले मोहर होती थी, फिर धीरे धीरे सिक्कों का प्रचलन आया। तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, जैसे सिक्कों की गुणवत्ता वैसे सिक्के का आकार और प्रकार, उसी प्रकार से सिक्कों को वस्तु विनिमय के माध्यम के लिए क्या किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। तो इस समय प्राचीन भारत के राजाओं के बारे में, प्राचीन भारत के राजाओं के साथ साथ साम्राज्य के बारे में, व्यापार के बारे में काफी कुछ क्या लगता है, पता लगता है। दूसरा आता है अभिलेख। अभिलेख का मतलब होता है पत्थरों पर या किसी चीज पर खोद खोद के जो लिखा जाता है उसे हम अभिलेख कहते हैं। मेनली आपने घर के बाहर नेम प्लेट देखी होगी, किसी के घर धातु, किसी घर पत्थर की नेम प्लेट होती है, तो उस नेम प्लेट जो होती है, उस नेम प्लेट को भी हम एक तरीके से अभिलेख के तर्क पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तीसरा होता है स्मारक या भवन। बहुत सारे राजा महाराजा या पुराने जमाने में बहुत सारे लोग थे जो भवन बनवाते हैं। जैसे अगर हम इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पुराना अगर इतिहास चले तो हड़प्पा सभ्यता की स्थल हो गए, ठीक है। मध्यकालीन में चले तो मध्यकालीन में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जैसे कुतुब मीनार वगैरह हो गया, ये सब चीजें हैं। आधुनिक उससे बाद मध्यकालीन में और भी देखें तो लाल किला, ताजमहल, ये सब चीजें मध्यकाल में। आधुनिक भारत में जो अंग्रेज आए उन्होंने कौन सी इमारतें बनवाई, तो
और जो पुराने, हम जो प्राचीन भारत में देख रहे हैं, तो प्राचीन भारत में बहुत सारे स्मारक और भवन है। जैसे प्राचीन भारत में हड़प्पन कल्चर की चीजें हैं, उसे हम प्राचीन भारत में व्यक्त कर सकते हैं। मूर्तियां, बहुत सारी मूर्तियां थी पुराने जमाने में। अगर प्राचीन भारत की अध्ययन करते हैं तो मूर्तियां ज्यादातर आग में पकाई गई मूर्तियां मिलती थी, जिन्हें हम टेराकोटा मूर्तियां भी कहते हैं। उसके बाद चित्रकला, चित्रकला जो चित्रकला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें चित्रकला की, तो चित्रकला को बड़े स्तर पर देखा जा सकता है, और देखा जा सकता है कि चित्रकला अपने आप में भारतीय इतिहास को बताती है। अजंता अलोरा की गुफाएं, जिसके अंदर हम चित्रकला के विषयों को अलग अलग देख सकते हैं, जान सकते हैं। मोहरे, मोहरे जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मोहरे एक तरीके से, आज स्टैंप देखी होगी आपने, तो उस समय राजा महाराजा अपनी एक मोहर बनवाते थे। उस मोहर से क्या होता था, उनकी पहचान या उनके रुतबे या वो किसी वस्तु की पहचान, जैसे सामान बोरे में भर दिया, उस पर एक मिट्टी की लेप लगा दी उसकी गांठ पर, और उस पर एक मोहर मार दी, जिससे कि पता है मोहर से ही पता लगता था सामान किसका और किस तरीके से है। तो ये सारे कौन से स्रोत हैं हमारे, ये सभी स्रोत जो कहलाते हैं, ये कहलाते हैं पुरातात्विक स्रोत। कौन से स्रोत हैं? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत ऐसे होते हैं जिसमें हम पुराने तत्वों का अध्ययन करते हैं, यानी जो पुराने हमारे जो प्राचीन भारत में हमारे जो तत्व मिले हैं, उन सब चीजों का हम अध्ययन करते हैं। अगला अगर हम बात करें तो अगला क्या स्रोत है? साहित्यिक स्रोत। कौन सा स्रोत है? साहित्यिक स्रोत, जिसे हम सेकंड लेवल पर देखते हैं, वो है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को हम दो भागों में बांटते हैं। अगर हम साहित्यिक स्रोत की बात करें तो एक तो भारतीय साहित्य है और दूसरा विदेशी साहित्य है। यानी भाई ऐसा तो नहीं है, आज भी हमारे देश में फॉरेनर आते हैं, ठीक है, और पहले भी आते होंगे, प्राचीन भारत में भी आते थे फॉरेनर। तो कुछ फॉरेनर्स हमारे देश में आए, अलग अलग जगहों से हम देखेंगे कौन है, मेन हम चीजों को अध्ययन करेंगे। और उससे पहले हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय स्रोत कौन कौन से होते हैं, प्राचीन भारत के जो साहित्यिक स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, और उसके बाद फिर हम विदेशी वृत्तांतों के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले जो हमारा विस्तृत स्रोत है वो है प्राचीन, एक तरीके से भारत के स्रोतों में, उसमें है भारतीय साहित्य, यानी भारत का जो साहित्य है, ठीक है, जिससे हमें प्राचीन भारत के बारे में पता लगता है। ऐसे कौन से साहित्य हैं जिससे हमें प्राचीन भारत के बारे में काफी अच्छे से पता लगता है? तो ये काफी ज्यादा विस्तृत तौर पर इसका वर्णन है। जब हम भारतीय साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं तो इसका सबसे पहला नंबर आता है धार्मिक साहित्य। क्या आता है? धार्मिक साहित्य। दूसरा आता है धर्मनिरपेक्ष साहित्य। तीसरा आता है संगम साहित्य। यानी इसको हम तीन पार्ट में बांटते हैं। किसको? भारतीय साहित्य को। पहला आता है धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और संगम साहित्य, यानी हम इसे तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। धार्मिक साहित्य क्या है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य क्या है, संगम साहित्य क्या है, इसे तीन पार्ट में अलग अलग क्या करते हैं, हम बांटते हैं। तो इसके बारे में हम अच्छे से अध्ययन करते हैं। हम धार्मिक साहित्य के बारे में थोड़ा सा बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं धर्मनिरपेक्ष साहित्य क्या है और संगम साहित्य क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धर्मनिरपेक्ष साहित्य का मतलब होता है जिसमें धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मेनली हो सकता है कोई मंत्री हो सकता है कोई चिकित्सक हो, उस नजरिए से जो किसने लिखा हो, धार्मिक से रिलेटेड नहीं होता, कविताएं, कहानियां, तो उन सब चीजों से रिलेटेड हम धर्मनिरपेक्ष साहित्य कहते हैं। इसमें सबसे पहले आता है चाणक्य यानी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। पहला क्या आता है? चाणक्य यानी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य बहुत महान राजनीतिज्ञ माने जाते हैं हमारे इतिहास में, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, और मौर्य साम्राज्य की कह लो इनडायरेक्टली स्थापना इन्होंने की थी। उसके बाद दूसरा आता है तुम्हारा कर्ण की रासतरंगिणी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। पाणिनि का अष्टाध्यायी, ठीक है। विकास दत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास की अभिशकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूतम, बाणभट्ट की हर्ष चरित्र और कदम्बरी, ये सभी चीजें किसमें आती है? धर्मनिरपेक्ष साहित्य। यानी ये धर्मनिरपेक्ष साहित्य है जिसमें हम धर्म से रिलेटेड ना देखकर हम ज्यादातर ऐसी चीजें बात करते हैं जो इसमें ज्यादातर मंत्री हैं, कुछ ऐसे लोग चिकित्सक हैं, कुछ कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, तो अलग अलग जो है वो धर्मनिरपेक्ष साहित्य में हम देखते हैं। दूसरा आता है संगम साहित्य। संगम जो है ये ज्यादातर हमारे दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में बताता है। किसके बारे में? जो दक्षिण भारतीय इतिहास है उसमें दिखाता है संगम साहित्य। जैसे कि अगर बात करें तो तिरुकुलर, ठीक है ना, शिल्पकर्मी, और उसके बाद बात करें तो किस प्रकार से जीवक चिंतामणि, उसके बाद बात करें तो मणि खेले, ये जो अलग अलग चीजें हैं ये हमें किसके बारे में दिखाता है? संगम साहित्य के बारे में दिखाता है। संगम साहित्य जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दक्षिणी भारत के इतिहास के बारे में क्या करने के लिए? जानने के लिए। अब तक हमने धर्मनिरपेक्ष और संगम साहित्य के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे अगला धार्मिक साहित्य के बारे में।
धर्मनिरपेक्ष और संगम साहित्य में भारतीय साहित्य में देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे धार्मिक साहित्य क्या होते हैं। धार्मिक, जो भारत के धार्मिक साहित्य है उसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आता है ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। यानी प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए अगर आप भारतीय साहित्य को पढ़ना चाहते हो तो उसे पहले ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य में देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्राह्मण साहित्य की। ठीक है, इसे मैंने यहाँ पर लिखा है। ब्राह्मण साहित्य जो है वो ये सारे लिखे हुए हैं। पहला वेद है, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है, तीसरा जो है वो आरण्यक है, और चौथा जो उपनिषद है, पांचवा वेदांग है, छठा उपवेद है, सातवां जो है तुम्हारा वो, ठीक है, पद दर्शन है, उसके बाद 8वां जो है महाकाव्य है, 9वां पुराण है और 10वां जो है वो स्मृति है। ठीक है ना। षष्ठ दर्शन, महाकाव्य, पुराण, मनुस्मृति, उपवेद, वेदांग, उपनिषद, ठीक है, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ और वेद, ये सभी किसमें आते हैं? ब्राह्मण साहित्य में आते हैं। किसमें आते हैं? ब्राह्मण साहित्य में। इन सभी को क्या करते हैं? हम देखते हैं। तो एक एक करके हम इनके बारे में अध्ययन करते हैं कि प्राचीन भारत को जानने के लिए ब्राह्मणों ने कितने सारे साहित्य के बारे में लिखा है। शायद इतने सारे साहित्य आपने कभी पढ़े नहीं होंगे। एक साथ प्राचीन भारत के लिए जानने के लिए इतने सारे स्रोत हमारे पास क्या है? मौजूद है। सबसे पहले वेद की बात करें तो हमें पता है हिंदू धर्म में 4 वेद हैं। जब हिंदू धर्म की हम बात करते हैं तो सबसे पवित्र ग्रंथों में जो वेद हैं वो 4 हैं। ऋग्वेद जो सबसे पहला वेद है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये हैं 4 वेद जिससे प्राचीन भारत के बारे में पता लगता है। ब्राह्मण ग्रंथों में ऐत्रेय हो गया, गोपथ हो गया, सतपथ हो गया, ठीक है, त्रेत्रेय हो गया, ये सभी क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए ग्रंथ थे। अरण्यक हैं जैसे कि त्रेत्रेय हो गया, मित्राणी हो गया, ऐत्रेय हो गया, ये कौन से हैं? ये अरण्यक हैं जो है, ये भी प्राचीन भारत के बारे में काफी महत्वपूर्ण स्थान क्या होते हैं? रखते हैं। अगला है चौथा उपनिषद। उपनिषद में बात करें तो छांदोग्य उपनिषद, कंठ, मुंडक, ये सभी क्या है? उपनिषद हैं, यानी उपनिषद को क्या करता है? अहम स्तर पर बताते हैं। वेदांग, वेदांग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिषी, ठीक है, निरुक्तक, इस तरीके से अगर हम बात करें तो अलग अलग ये क्या है? उप वेदांग है। क्या है? वेदांग। अब बात करते हैं उपवेद की। उपवेद जो है जैसे कि आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद, ये क्या है? उपवेद हैं, यानी वेदों की कह लो कि उप एक तरीके से गाथा है। 7वें नंबर पर चलें तो किस प्रकार से? एक तरीके से षष्ठ दर्शन है, जैसे कि योग, न्याय, सांख्य दर्शन, वैश्विक हो गया, उत्तर मीमांसा हो गया, पूर्व मीमांसा हो गया, इस तरीके से क्या करते हैं? ये षष्ठ दर्शन। महाकाव्य में इनके बारे में तो आपको पता ही होगा, महाभारत और रामायण, ये 2 भारतीय हिंदू में सबसे मेन ग्रंथ माने जाते हैं, महाकाव्य माने जाते हैं। पुराण, पुराण तो वैसे 18 पुराण है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पुराण है जैसे कि विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण और मत्स्य पुराण है। ये कुछ महत्वपूर्ण पुराण है जो प्राचीन भारत के बारे में बताते हैं। स्मृतियों की बात करते हैं। स्मृतियों में सबसे नंबर 1 पर नाम आता है मनुस्मृति, नारद स्मृति, यज्ञकल्प स्मृति, कल्याण स्मृति, विष्णु स्मृति, ये जो है कुछ स्मृतियों की बात आती हैं अलग अलग। ये सभी क्या है? ये सभी ब्राह्मण साहित्य हैं, यानी ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए साहित्य रचनाएं क्या होती हैं? विकसित होती हैं। अगला है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य यानी बौद्ध धर्म भी भारत में अहम धर्म है। हिंदू के साथ साथ हम बौद्ध भी प्राचीन भारत से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। तो सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक हो गया, बोध चरित्र हो गया, दिव्यवादन हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी बौद्ध साहित्य हैं। जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य में अगर हम बात करें तो किस प्रकार से? परिशिष्ट पूर्ण, भद्रबाहु चरित्र, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र, ये कभी सभी क्या है? जैन साहित्य हैं। बौद्ध धर्म के समकालीन ही था भारत में जैन धर्म। उसके बाद अगर हम बात करते तो ये सभी क्या है? ये सभी भारत के साहित्यिक स्रोत हैं। क्या है? साहित्यिक स्रोत। भारतीय जो हमने देखा अब तक, हमने क्या देखा? प्राचीन भारत को 2 भागों में बांटा गया है, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है, भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य। तो भारतीय साहित्य में हमने इन सभी चीजों के बारे में अध्ययन किया। धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और संगम साहित्य। धार्मिक साहित्य को भी 3 पार्ट में बांटा गया है, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। इसमें बौद्ध और जैन साहित्य में तो ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ब्राह्मण साहित्य में बहुत कुछ है हमारे पास क्या करने के लिए? अध्ययन करने के लिए। अब हम अगर आगे बढ़ें तो अगर हम बात करें तो साहित्यिक स्रोत में दूसरे नंबर पर अगर हम आए तो इसमें विदेशी साहित्यिक स्रोत हैं, यानी कुछ ऐसे लोग थे जो विदेशों से प्राचीन भारत में क्या हुए? आए, यानी हमारे जो प्राचीन भारत है विदेशों से हमारे देश में क्या हुए? आए, और उन्होंने भारत के बारे में काफी कुछ क्या किया? लिखा।
कुछ ऐसे लोग थे जो यूनान से, रोम से आए, कुछ ऐसे लोग थे जो चीन से आए, कुछ ऐसे लोग थे जो अरब से आए। तो ये सभी लोग प्राचीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण यात्री, दार्शनिक, या कुछ भी कह लो आप, मंत्री कह लो, किसी को कोई इतिहासकार है, कुछ ना कुछ ये लोग धर्म के लेकर कई ना कई चीजों का अध्ययन करने के लिए भारत आए और इन्होंने भारतीय इतिहास में अपनी एक क्या छोड़ी, अलग से छाप छोड़ी। सबसे पहला है यूनान और रोम के लेखक। जो यूनान और जो रोम के लेखक थे, इसमें मेगास्थनीज है, टोलेमी है, हेरोडोटस है, निकार्यस है और अरिस्टोबुलस है। ये सभी क्या हैं, यूनान के हैं। मेगास्थनीज तो आपको पता ही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और ये उसके सेना वगैरह के बारे में काफी अच्छे से। टोलेमी ज्योग्राफी के बारे में लिखता है। हेरोडोटस ये जो इतिहास का पिता भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये सभी यूनानी और रोमन, जो रोम के लेखक भारत आए थे। चीन में फायांग होनसेंग का नाम सबसे ज्यादा हम सुनते हैं, जो बौद्ध धर्म के कहीं ना कहीं क्लास में या उसके अध्ययन के लिए भारत आए थे। संगम साहित्य में जो अरबी लेखक आए, अल सुलेमान, अल बरूनी, अल मसूद, मार्को पोलो, इब्न बतूता, ये सभी लोग क्या थे, अरब से आए थे। अरब में कुछ दूर से भी आए थे, जैसे मार्को पोलो इटली का था और इब्न बतूता मोरक्को का था, जो अफ्रीका के दूसरे प्रांत पर पड़ता है। तो इस तरीके से कुछ विदेशी लोग आए जो कि भारतीय इतिहास में अहम योगदान क्या करते हैं, देते हैं। इन सभी चीजों के अध्ययन से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में एक अच्छी समझ हो जाती है, सोच हो जाती है। अगर मोटा मोटा हम इसमें से हम 50% चीजों का भी अध्ययन कर लेते हैं, यानी 50% चीजें भी देख लेते हैं कि भारतीय इतिहास में क्या क्या है, प्राचीन भारत में क्या क्या है, तो प्राचीन भारत के विषय में हम काफी कुछ क्या करते हैं, अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। आपने इसको अच्छे से देखिए, इसके बारे में समझिए, फिर आप कमेंट करके ये बताइएगा कि इसकी मैं मध्यकालीन जो वीडियो है, इसकी जो मध्यकालीन भारत के ऐसे जानने के जो स्रोत हैं, उसकी भी वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में काफी कुछ हमने देखा कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए इतनी सारी चीजें क्या है, मौजूद है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।